हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही व्यस्त जगह है। प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं, मून प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं, और फिर आते हैं एस्टेरॉइड्स। बहुत सारे एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स चट्टानी पिंड होते हैं, प्लैनेट्स से छोटे, जो सन का चक्कर लगाते हैं। कभी कभी हम उन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। एस्टेरॉइड्स बस यूं ही बिखरे हुए नहीं होते हैं, वे बेल्ट्स में झुंड बनाते हैं। इन बेल्ट्स को कॉस्मिक रेस्ट्रैक्ट की तरह समझो, जहां एस्टेरॉइड्स सन के चारों ओर झूम करते हैं। सबसे फेमस एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में है, लेकिन और भी हैं बहुत दूर, जो शुरुआती सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी देते हैं। ये एस्टेरॉइड बेल्ट टाइम कैप्सूल की तरह है। इनमें सोलर सिस्टम के बनने के समय के अवशेष हैं। इनका अध्ययन करके हम सीखते हैं कि प्लैनेट्स कैसे बने और अरबों साल पहले हमारा कॉस्मिक नेबरहुड कैसा था। मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच एक ऐसा रीजन है जहां बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं। यह मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है। यह एक विशाल कॉस्मिक डोनट की तरह है। मेन एस्टेरॉइड बेल्ट लाखों एस्टेरॉइड्स का घर है। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स चट्टान और धातु से बने होते हैं। वे सभी आकार और साइज में आते हैं। कुछ कंकड़ जितने छोटे होते हैं, अन्य सैकड़ों मील चौड़े हैं। मेन बेल्ट में सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सेरेस है। सेरेस इतना बड़ा है कि हम इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। मेन बेल्ट के एस्टेरॉइड्स बचे हुए टुकड़े हैं। वे टुकड़े हैं जो कभी भी एक साथ आकर एक प्लैनेट नहीं बना पाए। जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण ने शायद इस रीजन में एक प्लैनेट को बनने से रोक दिया था। नेपच्यून से बहुत दूर कुइपर बेल्ट है। यह रीजन एस्टेरॉइड बेल्ट से बहुत बड़ा और फैला हुआ है। कुइपर बेल्ट बर्फीली वस्तुओं का घर है। ये वस्तुएं जमे हुए पानी, मीथेन और अमोनिया से बनी हैं। प्लूटो, जिसे कभी हमारा 9वां प्लैनेट माना जाता था, कुइपर बेल्ट में रहता है। यह सेरेस की तरह एक ड्वार्फ प्लैनेट है। कुइपर बेल्ट की एक और फेमस वस्तु एरिस है। एरिस प्लूटो से भी बड़ा है। कुइपर बेल्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें शुरुआती सोलर सिस्टम के अवशेष हैं। इन बर्फीली वस्तुओं का अध्ययन करके हम उन परिस्थितियों के बारे में जानेंगे जो प्लैनेट्स के बनने पर मौजूद थीं। ट्रोजन एस्टेरॉइड्स टैगलोंग की तरह होते हैं। वे एक प्लैनेट के साथ एक ही कक्षा साझा करते हैं, जो स्थिर बिंदुओं के आसपास क्लस्टर होते हैं। जुपिटर में सबसे ज्यादा ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं। ये एस्टेरॉइड्स जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण बल में फंस गए हैं। जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के दो समूह हैं। एक समूह जुपिटर के आगे चक्कर लगाता है, दूसरा ग्रुप पीछे पीछे चलता है। उन्हें एक चलती कार के चारों ओर भिनभिनाते हुए मधुमक्खियों के झुंड की तरह कल्पना करो। ट्रोजन एस्टेरॉइड्स दिलचस्प हैं क्योंकि उनमें शुरुआती सोलर सिस्टम की प्राचीन सामग्री हो सकती है। उनका अध्ययन करके हमें उन परिस्थितियों के बारे में पता चल सकता है जो प्लैनेट्स के बनने पर मौजूद थीं। सेक्शन 5 द ऊर्ट क्लाउड धूमकेतुओं का एक दूर का खोल। ऊर्ट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बाहरी रीजन है। यह बर्फीले पिंडों का एक विशाल गोलाकार खोल है। इसे एक विशाल कॉस्मिक बुलबुले के रूप में सोचें जो सूर्य और सभी प्लैनेट्स को घेरे हुए है। ऊर्ट क्लाउड इतनी दूर है कि हमने इसे अभी तक सीधे नहीं देखा है। हम जानते हैं कि यह धूमकेतुओं के कारण है। कभी कभी एक धूमकेतु आंतरिक सोलर सिस्टम में आता है। ऐसा माना जाता है कि यह धूमकेतु ऊर्ट क्लाउड से निकलते हैं। गुजरते सितारों के गुरुत्वाकर्षण द्वारा उन्हें उनकी कक्षाओं से बाहर निकाल दिया जाता है। ऊर्ट क्लाउड एक डीप फ्रीजर की तरह है। यह शुरुआती सोलर सिस्टम की सबसे प्राचीन सामग्री को संरक्षित करता है। धूमकेतुओं का अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि अरबों साल पहले हमारा कॉस्मिक पड़ोस कैसा था। सेक्शन 6 बेल्ट्स का जन्म, गुरुत्वाकर्षण का मूर्तिकला हाथ। एस्टेरॉइड बेल्ट रातों रात नहीं बने, वे अरबों वर्षों में बने। गुरुत्वाकर्षण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआती सोलर सिस्टम में गैस और धूल का एक विशाल बादल ढह गया। इससे सूर्य और प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया से बची हुई सामग्री एस्टेरॉइड्स बन गई। एस्टेरॉइड बेल्ट पर बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण का गहरा प्रभाव पड़ा। इसके गुरुत्वाकर्षण बल ने क्षुद्र ग्रहों को एक साथ चिपककर एक प्लैनेट बनाने से रोक दिया। इसके बजाय यीशु ने उन्हें उस बेल्ट में बिखेर दिया जो आज हम देखते हैं। कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड संभवतः इसी तरह बने थे। वे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अवशेष हैं, जो गैस और धूल का बादल है जो युवा सूर्य को घेरे हुए है। समय के साथ ये बर्फीले पिंड विशाल प्लैनेट्स के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बाहर की ओर बिखेर दिए गए। खंड 7 संरचना और विविधता। क्षुद्र ग्रह किससे बने हैं? सभी एस्टेरॉइड्स एक जैसे नहीं होते हैं, वे अलग अलग कंपोजिशन में आते हैं। खगोलविद क्षुद्र ग्रहों को उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकृत करते हैं।
सबसे आम प्रकार सी प्रकार, एस प्रकार और एम प्रकार हैं। सी प्रकार के क्षुद्र ग्रह सबसे आम हैं। वे काले और कार्बोनेशियस हैं। उन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट के चारकोल के रूप में सोचें। एस प्रकार के क्षुद्र ग्रह सिलिकेट चट्टानों और कुछ धातुओं से बने होते हैं। वे सी प्रकार के क्षुद्र ग्रहों की तुलना में उज्ज्वल हैं। एम प्रकार के क्षुद्र ग्रह ज्यादातर धात्विक होते हैं। उन्हें बड़े क्षुद्र ग्रहों के कोर के अवशेष माना जाता है जो टकराव में बिखर गए थे। संरचना में यह विविधता हमें बताती है कि प्रारंभिक सौर मंडल एक जटिल जगह थी। यह केवल गैस और धूल का एक समान बादल नहीं था। इसमें अलग अलग तापमान और संरचना वाले अलग अलग क्षेत्र थे। खंड 8 क्षुद्र ग्रह और ग्रह निर्माण। क्षुद्र ग्रह बेल्ट विशाल इतिहास की किताबों की तरह है। इनमें इस बात के सुराग हैं कि प्लैनेट्स कैसे बने। हमारे सौर मंडल के प्लैनेट्स अभिवृद्धि नामक प्रक्रिया से बने हैं। धूल और गैस के छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे। लाखों वर्षों में ये कण बड़े और बड़े होते गए। अंततः प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह इस प्रक्रिया के बचे हुए हैं। वे प्लैनेट्स के निर्माण खंड हैं जो कभी भी इसे नहीं बना पाए। क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करके हम ग्रह निर्माण के प्रारंभिक चरणों के बारे में जान सकते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के क्षुद्र ग्रह हमें उन विभिन्न सामग्रियों के बारे में बताते हैं जो प्रारंभिक सौर मंडल में मौजूद थीं। क्षुद्र ग्रहों के आकार और आकार हमें उन टकरावों के बारे में बताते हैं जो प्लैनेट्स के बनने के समय हुए थे। खंड 9 प्रभाव, खतरे और ग्रहों की रक्षा। जबकि अधिकांश क्षुद्र ग्रह स्थिर कक्षाओं में रहते हैं, कुछ पृथ्वी के लिए संभावित खतरा पैदा करते हैं। इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या एनियोस के रूप में जाना जाता है। एनियोस क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु हैं जो पृथ्वी की कक्षा के करीब आते हैं। वैज्ञानिक लगातार एनियोस की निगरानी कर रहे हैं। वे संभावित प्रभाव खतरों की पहचान करना चाहते हैं। यदि कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो यह महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां ग्रहों की रक्षा रणनीति विकसित कर रही हैं। इन रणनीतियों में पृथ्वी से टकराव के रास्ते पर आने वाले क्षुद्र ग्रह को विक्षेपित करना या बाधित करना शामिल है। जबकि क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से खतरा वास्तविक है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह बहुत छोटा भी है। क्षुद्र ग्रहों का विशाल बहुमत पृथ्वी के लिए कभी भी कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। खंड 10 क्षुद्र ग्रहों की संसाधन क्षमता। क्षुद्र ग्रह केवल अतीत के अवशेष नहीं है, वे भविष्य के लिए संसाधन भी हो सकते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रहों में मूल्यवान खनिज और धातुएं होती हैं। इन संसाधनों का खनन किया जा सकता है और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण या यहां तक कि पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ क्षुद्र ग्रह प्लैटिनम समूह धातुओं से समृद्ध हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तकनीकों में किया जाता है। अन्य में पानी की बर्फ होती है, जिसका उपयोग रॉकेट ईंधन के उत्पादन या अंतरिक्ष में मानव बस्तियों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। क्षुद्र ग्रहों का खनन अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन इसमें अंतरिक्ष अन्वेषण और संसाधन उपयोग में क्रांति लाने की क्षमता है। ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां हम अंतरिक्ष यान बनाने, रॉकेट को ईंधन देने और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर आवास बनाने के लिए क्षुद्र ग्रहों से संसाधन निकाल सकें। खंड 11 निष्कर्ष आगे देख रहे हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट अंतरिक्ष चट्टानों के संग्रह से कहीं अधिक हैं। वे टाइम कैप्सूल हैं जो प्रारंभिक सौर मंडल में एक झलक प्रदान करते हैं। क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करके हम उन प्रक्रियाओं के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने हमारे ग्रह का निर्माण किया और अरबों साल पहले मौजूद स्थितियों के बारे में। क्षुद्र ग्रह बेल्ट चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा करते हैं। हमें संभावित प्रभाव खतरों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हम भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण और संसाधन उपयोग का समर्थन करने के लिए क्षुद्र ग्रहों की संसाधन क्षमता का भी पता लगा सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस का पता लगाना जारी रखेंगे, क्षुद्र ग्रह बेल्ट निस्संदेह हमें आश्चर्यचकित और मोहित करते रहेंगे। वे हमारे ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता और उन अविश्वसनीय खोजों की याद दिलाते हैं जो हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं।